अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम CSS 2025 का जो क्वेश्चन पेपर आया था इंग्लिश कंपोजिशन का उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले हालांकि आता है तो अल्फाज डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वोकेबलरी आती है, पर हम आगे जैसे ही चलते हैं तो करेक्शन में हम देखते हैं कि क्योंकि हमने ग्रामर पढ़ा हुआ है तो ग्रामर में हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हुए हैं उनमें हम देखेंगे करेक्शन को जो ना कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। करेक्शन वाला जो सवाल है उसमें सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि हम इसको देखते हैं कि अब सवाल नंबर 1 को अगर हम देखें, इसको पढ़ें तो हैविंग बीन परपिचुएटेड फॉर सेंचुरीज द सिस्टमिक inequalities and discriminatory policies of the government which has been institutionalized, are a form of structural violence that affect marginalized communities। अब हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, मैंने शायद आपको पढ़ाया कि नहीं, वो हैविंग का, एक को हैविंग के बाद पार्टिसिपल आता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, एक दूसरा पास्ट पार्टिसिपल आता है, उसके बाद आता है हैविंग बीन का एक स्ट्रक्चर। हैविंग बीन का जो स्ट्रक्चर है वो है आपका पैसिव वॉइस का, बीन लगता है हैविंग के साथ, अगर बीन लगे तो पैसिव वॉइस में वो कन्वर्ट हो जाता है, वो एक अलग स्ट्रक्चर बन जाता है, पैसिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे इसने यही इस्तेमाल किया, हैविंग बीन। हमने हालांकि क्या पढ़ा था, हैविंग का स्ट्रक्चर हमने इस तरह पढ़ा था कि भाई हैविंग इंटर द रूम, ऐसा जो भी आप कहते हैं, ऐसा डॉग, ऐसा केट, जो भी आप कहते, जो आप देखते हो वो बात करते हो। रूम में दाखिल होते ही मैंने मसलन कि बिल्ली को देखा, दाखिल होते ही मैंने क्या देखा, बिल्ली को। अब यहाँ पे हैविंग का इसने स्ट्रक्चर जो इस्तेमाल किया हुआ है, पर यहाँ पे बीन लगा दिया है इसने, तो यहाँ पे जो बीन है वो पैसिव वॉइस को क्या कर रही है, ज़ाहिर कर रही है। हैविंग बीन परपिचुएटेड फॉर सेंचुरीज, भाई क्या परपिचुएटेड फॉर सेंचुरीज, आगे बता रहे थे सिस्टमिक इनइक्वालिटीज, वो जो निज़ामी गैर बराबरी थी, ठीक है, वो चलती आ रही है सदियों से, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखा था कि हैविंग का स्ट्रक्चर, हैविंग के साथ अगर कोई भी पार्टिसिपल लगेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगे या पास्ट पार्टिसिपल लगे, उसके फ़ौरन बाद आपका क्या आता है, कॉमा आता है। याद है कि हैविंग इंटर्ड रूम, के मैं दाखिल होते ही कॉमा आता है। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस है हैविंग बीन परपिचुएटेड फॉर सेंचुरीज, यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कॉमा, आपका सबसे पहले क्या आएगा, अब कॉमा आएगा। उसके बाद अब क्या देखते हैं, क्या कहता है, सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे निज़ामी, जो आपके निज़ाम में गैर बराबरियाँ हैं, और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट, और जो फ़र्क करने वाली क्या मनसूबाबंदी पॉलिसीज़ हैं हुकूमत की, ठीक है, विच हैज़ बीन इंस्टीट्यूशनलाइज। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, कल भी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था हमने, विच को पढ़ा था, डेट को पढ़ा था, हु को भी पढ़ा है हमने कल। यहाँ पे विच लगा हुआ है। अब विच यहाँ पे रेफर बैक किसको कर रहा है, विच यहाँ पे रेफर बैक कर रहा है आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़। कौन सी पॉलिसीज़, वही डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी और सिस्टमिक इनइक्वालिटीज़ को, समझ रहे हैं। अगर ये मेन है डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़, किसकी, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, इसको क्या कर रहा है, रेफर बैक कर रहा है विच। तो यहाँ पे विच जो है, विच हैज़ बीन इंस्टीट्यूशनल। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़, यहाँ पे एज का अल्फाज लगा हुआ है, जमा है, तो यहाँ पे इसने क्या लगाया है, हैज़ लगाया। यहाँ पे सबसे पहले तो हैज़ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो आप यहाँ पे हैव लगाओगे। उसके बाद ये देखें, अगर इसको भी हम करेक्ट करें, आगे बढ़ते हैं, विच हैव बीन इंस्टीट्यूशनलाइज, ठीक है, फिर कामा आ गया, आर ए फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस। यहाँ तक क्लियर नज़र आया कि यह जुमला जो है बिल्कुल फ्लो में जा रहा है। फिर यहाँ पे आते हैं, देट अफेक्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। कौन, देट रेफर बैक किसको कर रहा है, देट वही आ गया आपका, देखो यहाँ पे देट फिर से आपका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, पर यहाँ पे देट जो है वो किसको रेफर बैक कर रहा है, किसको कर रहा है, स्ट्रक्चरल वायलेंस को, सही है, स्ट्रक्चरल वायलेंस को रेफर बैक कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डेट लगा हुआ है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे ऐसा आएगा ना, डेट अफेक्ट्स, जो कि असरअंदाज करता है किसको, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को, वो कम्युनिटीज़ जो पहले ही पसमानदा है, सबसे पहले यहाँ पे तो हो गया आपका करेक्ट। अब यहाँ पे जुमला, इसमें एक प्रॉब्लम और आ रहा है, कौन सा, कि अगर हम देखते हैं विच जो है वो गवर्नमेंट को रेफ़र कर रहा है, तो हैव क्यों लगेगा। अब विच का यहाँ पे थोड़ा होना ना होने का थोड़ा फ़र्क पड़ता है, क्यों,
इसको अगर हम इस तरह करें, हैविंग बीन परपिचुएटेड फॉर सेंचुरीज द सिस्टमिक इनइक्वलिटीज, ठीक है, सिस्टमिक इनइक्वलिटीज एंड गवर्नमेंट्स, कौन सी डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नमेंट्स डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज के इधर पॉलिसीज आना चाहिए, विच हैव बीन इंस्टीट्यूशनलाइज कामा आर ए फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस डेट अफेक्ट्स मार्जिनल कम्युनिटी। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो विच है ना, वो यहाँ पे इसको रेफर बैक करना चाहिए, कौन सी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ को, वो ज़्यादा बेहतर। हालांकि इस तरह भी जुमला आपका करेक्ट हो जाता है, पर उसको आप थोड़ा तब्दील करेंगे फ्रेज़ को, कौन से कि आप करें कि गवर्नमेंट से डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ विच हैव बीन, इस फ्रेज़ को थोड़ा चेंज करें, आगे उसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। पर यहाँ पे भी आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे जो है ना आप उसको करेक्ट इस तरह कर सकते हैं कि ये भी करेक्ट है जुमला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसे दूसरा जुमला हम देखते हैं, कह रहा है कि वी क्लीन्ड ऑल द किचन वाइल आवर पेरेंट्स वर आउट टू डिनर। हमने सारा, कह रहा है हमने सारा क्या कर दिया, किचन को साफ़ कर दिया जब हमारे पेरेंट्स बाहर डिनर करने गए थे। तो अब यहाँ पे ये देखें कि किचन जो है वो कौन सा नाउन है, किचन तो आपका कॉमन नाउन है, किचन आपका कॉमन नाउन है, पर ये देखें कि किचन के साथ आपका आल लग सकता है। अब आल उन्हीं अल्फाजों के साथ लगता है जो कि नाउन काउंटेबल में आ जाएं। आल तो भाई उन्हीं के साथ लगे, जो नंबर की बात करें ना, काउंटेबल में आए, कि आल बॉयज़ आल गर्ल्स इन द क्लास, उसकी काउंटेबल नाउन की बात हो। यहाँ पे किचन जो है वो काउंटेबल में तो नहीं आता, वो तो कॉमन नाउन है, उसको हम एज अ होल लेते हैं। किचन तो आप काउंट ऐसे तो नहीं कहते आप जो है ना, हाँ अगर इतने किचन साफ़ किए, इतने नंबर ऑफ द किचन मैंने साफ़ किया, वो अलग बात हुई, नंबर अगर लगा देता तो वो शायद आल लग सकता था। तो यहाँ पे किचन लगा हुआ है और किचन पूरे की बात की जा रही है एज अ प्लेस, तो यहाँ पे किचन को हम एज अ प्लेस एज अ होल ले रहे हैं, तो आल नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, दो अल्फाज आ सकते हैं, एक इंटायर आ सकता है या द होल आ सकता है। क्या आ सकता है, इंटायर, एक इंटायर किचन आ सकता है, या आप इंटायर नहीं लगाना चाहते तो होल लगा दे, होल किचन लगा सकते हैं। यही गलती है इस जुमले में। देखें CSS में जो ये जुमले आ रहे हैं, इनको आप अगर ग्रामेटिकली देखना चाहते हो ना, वो बहुत ही आसान हो जाता है उसको हल करना, कि आपने नाउन पढ़ो, उसको काइंड्स पढ़ो, प्रोनाउन पढ़ो, उसके काइंड्स पढ़ो, एडजेक्टिव पढ़ो, उसके काइंड्स पढ़ो, इसी तरह एडवर्ब पढ़ो, उसके काइंड्स पढ़ो, फिर आप जो है प्रीपोजिशन पढ़ो, उसके काइंड्स पढ़ो। इस तरफ आप करोगे तो वो आसान हो जाता है। ज़्यादातर करेक्शन के हवाले से अगर बात करें तो वो काफ़ी आसान हो जाता है। इसी तरह हम तीसरे सेंटेंस पे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ़ आई एम स्ट्रेस्ड आउट अबाउट समथिंग आई टेंड टू हैव प्रॉब्लम टू फॉल असलीप। क्या कह रहा है, इसकी मीनिंग क्या है, सबसे पहले मीनिंग तो समझना लाजमी होता है ना। कह रहा है कि अगर मैं स्ट्रेस आउट की मीनिंग क्या होती है भाई, स्ट्रेस्ड आउट की मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग ये होती है जब आप परेशान होते हैं। कह रहा है कि जब मैं परेशान होता हूँ किसी चीज़ के बारे में तो मुझे नींद नहीं आती, मुझे प्रॉब्लम होता है नींद करने में। कहते जब भी मैं, ये अक्सर होता है लोगों के साथ, लोग जिनको परेशानियाँ होती हैं ज़हनी तौर पे, तो उनको नींद अक्सर नहीं आती। तो कह रहा है जब मैं परेशान होता हूँ किसी चीज़ के बारे में तो मेरे साथ बड़ा मसला ये होता है कि मुझे नींद नहीं आती। आई टेंड टू हैव प्रॉब्लम, तो मुझे प्रॉब्लम क्या होता है, स्लीप, नींद करने में फिर प्रॉब्लम आ जाती है, नींद नहीं आती। अब इसको समझने की ज़रूरत ये है कि जब भी मुझे परेशानी होती है किसी चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे जो है ये देखें दो इन्फिनेटिव लगाए इसने। क्या, दो इन्फिनेटिव लगाए हैं इसने, दो इन्फिनेटिव लगाए हैं, वो भी किस तरह, आई टेंड टू हैव प्रॉब्लम, जो कि गलत हो रहे हैं। कैसे कि मुझे प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम तो होती है, एक इन्फिनेटिव तो लग सकता है, आराम से लगा सकते हैं आप। मुझे प्रॉब्लम होती है क्या, नींद करने में। यहाँ पे ग्रामेटिकली गलती क्या है कि यहाँ पे दूसरा ये टू है, ये मेन वर्ब के साथ लगा दिया इसने। इसको अगर इस तरह करते तो वो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि प्रॉब्लम जो है ना, अब यहाँ पे क्या होता है, आप इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है, यहाँ पे कर देता अगर फॉलिंग अस्लीप, क्यों पे यहाँ पे आपका इन्फिनेटिव क्या उठाता है, यहाँ पे प्रॉब्लम जो है डायरेक्ट जरंड उठाएगा, फॉलिंग अस्लीप, यहाँ पे जरंड उठाएगा डायरेक्ट, क्योंकि आगे जो आपका आ रहा है ना, वो आपका जो अल्फाज आ रहा है वो अस्लीप आ रहा है, इसलिए उस वजह से। तो यहाँ पे आपका फॉलिंग
asleep आएगा कि भाई if I am stressed about something, I tend to have problem falling asleep. मुझे प्रॉब्लम होती है नींद करने में, तो यहाँ पे फॉलिंग आएगा, टू फॉल नहीं है, टू हैव प्रॉब्लम टू फॉल asleep नहीं, बिल्कुल गलत है ग्रामेटिकल, समझ रहे हैं? तो इस तरह होगा फॉलिंग asleep। ये बिल्कुल आसान था। ये भी चौथे नंबर पर अगर आए हैं तो चौथा नंबर भी बिल्कुल आसान है। कह रहे हैं आई विल बी इन लाहौर, इफ़ आई विल बी इन लाहौर आई विल कॉन्टेक्ट टू यू। कह रहा है आई विल कॉन्टेक्ट टू यू। मैं देखूँ ये सेंटेंस इसी तरह लिखा हुआ है या कहीं कोई इसमें तब्दीली तो आगे तो पीछे नहीं किया गया। इफ़ आई विल बी इन लाहौर आई विल कॉन्टेक्ट टू यू। हाँ, इस तरह ही कह रहा है अगर मैं लाहौर में हूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं आपके साथ रब्ता करूँगा। तो यहाँ पे हमने इफ़ कंडीशनल जो सेंटेंस है उसमें सबसे पहले कंडीशन 1 को अप्लाई करते हैं। तो वो होता है कि अगर वो किस तरह होता है कि इफ़ आई एम इन लाहौर, क्या अगर मैं लाहौर में हूँ तो मैं, अगर मैं लाहौर में आया उसकी मीनिंग होती है फ्यूचर वाली। अगर मैं लाहौर में आया, इफ़ आई एम इन लाहौर, आई शल या आई विल कॉन्टेक्ट, मैं कॉन्टेक्ट करूँगा आपसे। सही है, तो उसमें ये सिंपल कंडीशन है जो यहाँ पे इसने फॉलो नहीं किए। क्या है, इफ़ आई एम इन लाहौर आई विल कॉन्टेक्ट टू यू, इसमें यही प्रॉब्लम था बस। बाकी ये जो दूसरे वाला जो है जुमला वो बिल्कुल ओके है, सही है, आई विल कॉन्टेक्ट टू यू। चौथा जो पांचवा जुमले पे आते हैं। पांचवा जुमला कह रहा है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, सकाफती जो आपकी ग्लोबलाइजेशन बढ़ गई है, जो मिलाप बढ़ गया है। फिर आपका क्या आता है, आपका आता है इसमें ये क्या है, ये हाइफिन है या देश है, ये बताओ। ये इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि ये हाइफिन है या देश है, ये आप पहले बताओ मुझे। ये थोड़ा ज़्यादा है, बड़ी है थोड़ी। जो हाइफिन होती है ना वो छोटी होती है, हाइफिन जो होती है वो छोटी होती है। जो देश होती है देश, वो थोड़ी बड़ी होती है। हाइफिन जो है ना दो अल्फाजों को कनेक्ट करती है, देश जो है ना सडन चेंज ऑफ थाट आ जाता है। कॉमन मीनिंग्स बता रहा हूँ। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन इट इज़ अ फिनोमेना, कह रहे हैं कल्चरल ग्लोबलाइजेशन इट इज़ अ फिनोमेना दैट हैज़ बीन ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज़ अ थ्रेट टू लोकल कल्चर्स। कह रहे हैं जो अब दुनिया के कल्चर्स जो बढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की तरफ, वो एक हो रहे हैं। हालांकि उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आ रही है और मुआशी जो इंटीग्रेशन भी हो रही है, वो एक मकामी जो सकाफ़तें हैं उनके लिए बड़ा ख़तरा बन रही हैं। तो यहाँ पे बस ये समझने की ज़रूरत है कि कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। अब ये जो इट इज़ लगा हुआ है इसकी एक तो ज़रूरत नहीं है। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन अब फिनोमेना, इसको आप देश को देश ही रहने दो, ठीक है, या इसकी जगह कामा लगा दो फिर भी ठीक है, कामा लगा देते हैं। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन अब फिनोमेना, फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब फिनोमेना ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कामा लगा दें, इज़ अ थ्रेट टू लोकल कल्चर्स। सीधी बात है, क्योंकि हमने कामा क्यों लगाते हैं, फ्रेजेस को, क्लासेस को, वर्ड्स को या सीरीज ऑफ वर्ड्स को क्या करते हैं, सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे आप देखें कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है, ये क्या है, फ्रेज है, इसको हमने सेपरेट किया। फिर हमने कहा अ फिनोमेनन, ठीक है, एक प्रोसेस होता है, फिनोमेनन मतलब प्रोसेस, ठीक है। ड्रिवन बाय, जो कि किया जा रहा है किससे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो जदीद जो है ना तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी की, ठीक है। एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो मुआशी मेलावे हो रहे हैं, जो मुख्तलिफ ग्लोबल इकोनॉमीज इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है। अब ये फ्रेज अलग हो गया, ये दोनों टेक्नोलॉजिकल, ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कामा इज़ अ थ्रेट टू लोकल कल्चर्स। बस इसमें इतना सा था कि ये इसको कट करना था, इसको कट करना था, और यहाँ पे कामा आना था, यहाँ पे कामा आना था। तो यहाँ पे ये हो गया सेंटेंस आपका करेक्ट, ठीक हो गया। आगे चलते हैं जो सेंटेंस नंबर 6 की तरफ। द इम्पैक्ट ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी का असर ऑन मॉडर्न सोसाइटी, जदीद समाज पे, इज़ बीइंग स्टडीड बाय रिसर्चर्स, पढ़ा जा रहा है। कौन पढ़ता है,
रिसर्चर्स पढ़ रहे हैं उसको, किसको, कि भाई साइबर टेक्नोलॉजी का असर जदीद समाज पे क्या पड़ रहा है। हु हैज़, अब यहाँ पे रिसर्चर्स के बाद हु हैज़ इसने लगा दिया, इसको हु हैव कर दें क्योंकि रिसर्चर्स है ना, सही है। हु हैव फाउंड दैट इट हैज़ बोथ, उन्होंने ये दरियाफ्त किया है कि इसके दोनों ही असरात हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बस इसकी इतनी गलती है, इसमें इतना एरर था कि भाई द इम्पैक्ट ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न सोसाइटी इज़ बीइंग स्टडीड बाय रिसर्चर्स हु हैव फाउंड, उन्होंने दरियाफ्त किया है, ढूंढा है, दैट इट हैज़ बोथ, क्या इट हैज़ बोथ, किसका इट हैज़ बोथ, इसके दोनों असरात हैं। किसके दोनों असरात हैं? आपके साइबर टेक्नोलॉजी के मॉडर्न सोसाइटी पे दोनों असरात हैं। कौन से? मनफी और आपके पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ रहे हैं कि आपके दोनों असरात जो है ना वो सोसाइटी पर पड़ रहे हैं, मॉडर्न सोसाइटी पे। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 7 पे। सेंटेंस नंबर 7 क्या कह रहा है? द एक्सपेरिमेंटल नावल, वो नावल जिस पे जो कि एक्सपेरिमेंटल तजुर्बे के हवाले से लिखा गया है, ठीक है। विच ब्लेंड्स एलिमेंट्स ऑफ पॉवर्टी एंड प्रोज, ठीक है, जो कि इकट्ठे कर रहा है। ब्लेंड्स की मीनिंग याद है क्या है? मिक्स करता है, इकट्ठे करना, कंबाइन करना, ठीक है। क्या एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री एंड प्रोज एंड पोइट्री के आंसर क्या करे? इकट्ठे मिला रहा है। is a challenge to traditional notions of storytelling and narrative structure, but it will have been widely accepted by the time it is recognized as a masterpiece। कह रहा है जो एक्सपेरिमेंटल नावल है, ठीक है, वो इकट्ठे कर रहा है। क्या इकट्ठे कर रहा है? आंसर, एक तो शायरी के आंसर और नसर के आंसर को, दोनों को इकट्ठे कर रहा है, ठीक है। इसी तरह वो क्या है, वो जो इकट्ठे करने का अमल है उसका, वो एक बड़ा चैलेंज बन रहा है। किसके लिए? रवायती जो ख्यालात हैं। कौन से रवायती ख्यालात? स्टोरी टेलिंग के लिए, कहानी बताने वाली चीज़ों के, कहानी बताने वाले के जो ख्यालात हैं उनको चैलेंज कर रहा है। और नरेटिव स्ट्रक्चर, जो को बयानी है, जो को आप कहानियों के स्ट्रक्चर्स करते हो ना क्रिएट, उनको क्या कर रहा है? चैलेंज कर रहा है। बट कह रहा है बट, अब पर, ठीक है। अब यहाँ पे बट नहीं आएगा क्योंकि आगे जो बात हो रही है ना, वो बट हम तब लगाते हैं जब बात उलट आए। यहाँ बट इट विल बी वाइडली एक्सेप्टेड, अब उसके उलट तो है ही नहीं बात, उसके उलट तो है ही नहीं, उसकी एडिशन में बात है। बात एडिशन में आती है तो हम क्या करते हैं? एंड लगाते हैं, ठीक हो गया, एंड लगाते हैं ना, बात एडिशन में आ रही है ना। इट विल हैव बीन वाइडली एक्सेप्ट, इट विल हैव बीन नहीं, इट विल बी वाइडली एक्सेप्ट, कि भाई ये किया जाएगा। इट विल बी वाइडली एक्सेप्टेड, ये ज़्यादातर जो है ना इसको कबूल किया जाएगा। बाय द टाइम, तब जब इसको पहचाना जाएगा, क्या, किस तरह? एज अ मास्टरपीस। किसको पहचानेंगे? मास्टरपीस। ये जो नावल लिखा गया है भाई, एक्सपेरिमेंटल नावल लिखा गया है, जिसमें क्या चीज़ें? दोनों चीज़ें। कौन सी दोनों चीज़ें? एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री एंड प्रोज के दोनों आंसर मौजूद हैं इसमें, कि भाई पोइट्री के भी आंसर हैं और प्रोज के भी, शायरी और नसर के, समझे? तो इसी तरह ये जुमला इस तरह करेक्ट होगा, समझ रहे हैं? ये इस तरह जो ना, ये इसमें ये गलतियां थी, मेरे ख्याल से यही गलतियां थी। आगे बढ़ते हैं, इसको आगे जो है ना जुमला नंबर 8 पे आते हैं। ऑनर किलिंग दैट हैविंग बीन परपिचुएट बाय द सोसाइटी आर एग्जैक्टिंग अ डेडली toll on the vulnerable individuals which are exacerbating the excruciating norms more। अब कह रहे हैं जो कि कारोकारी लोग कत्लेआम हो रहे हैं ना, तो उनमें अगर हम देखें तो अब यहाँ पे सेम बात आ गई, डेट हैविंग बीन की बात कर रहा है, वही स्ट्रक्चर लेके आया। अब यहाँ पे डेट हैविंग बीन का जो कॉन्सेप्ट है, तो अब ये थोड़ा जो है ना इसको समझने की ज़रूरत है कि ऑनर किलिंग, यहाँ पे हैविंग की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हैविंग की कोई ज़रूरत नहीं है, हालांकि डेट की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ऑनर किलिंग से अगर आप करें उसको, हैव बीन परपिचुएटेड बाय द सोसाइटीज़, ठीक है, डेट आर एग्जैक्टिंग, डेट यहाँ पे लगना चाहिए सोसाइटीज़ के, ठीक है, सोसाइटीज़ को क्या कर रही हैं? डेट आर एग्जैक्टिंग डेडली
टोल ऑन द वल्नरेबल इंडिविजुअल। अब क्या यहाँ पे इसकी मीनिंग समझनी है, डेट आर एग्जैक्टिंग डेडली टोल ऑन द वल्नरेबल इंडिविजुअल्स। यहाँ पे जो एग्जैक्टिंग है ना, ये मतलब इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये ईडीएम है असल में। एग्जैक्टिंग द डेडली टोल क्या है, ईडीएम है ऑन द वल्नरेबल इंडिविजुअल्स। ये इसका मतलब ये है, एग्जैक्ट का यहाँ पे मतलब है इन्फ्लिक्टिंग। क्या? इन्फ्लिक्टिंग। इन्फ्लिक्टिंग माना वृक हैवोक, मतलब इन्फ्लिक्ट नेगेटिव टर्म है। जहाँ पे आप ज़्यादा तबाही लगाते हो, तबाही करते हो, वहाँ पे इन्फ्लिक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मसलन कैसे? मसलन ऐसे कि अब इसराइल का आप मिसाल ले लें कि इसराइल, सही है, इसराइल ने क्या किया ईरान के ऊपर? इसराइल हैज़ वृक्ड हैवोक अपॉन द ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, के मतलब उसने तबाही मचा दी है वृक हैवोक। मतलब वृक जो है ना, ये WRE, इसकी स्पेलिंग मेरे ख्याल से मैं बोल रहा हूँ वृक हैवोक की, इसकी स्पेलिंग चेक करना कि इसके साथ हैवोक लगेगा, समझ रहे हैं? तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं, और ये जो आपका इसकी मीनिंग यही होगी, सही है। तो आप इसकी करेक्ट कैसे करना है कि डेडली टोल ऑन द वल्नरेबल इंडिविजुअल्स विच आर एग्जासर्बेटिंग द एक्सक्रूशिएटिंग नॉर्म्स। अब इसको यहाँ पे ये समझना है कि ये विच आर एग्जासर्बेटिंग क्या कर रहे हैं, वो एग्जासर्बेटिंग मतलब डिटोरिएटिंग, डिटोरिएट कर रहा है, ज़्यादा ख़राब कर रहा है जो कि ऑलरेडी ख़राब हैं। क्या ऑलरेडी ख़राब हैं? एग्जासर्बेटिंग द एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्रूशिएटिंग को काट के ऑलरेडी, जहाँ एक्सक्रूशिएटिंग लगा दें इधर लगा दें, एक्सक्रूशिएटिंग के पहले लगा दें ऑलरेडी एक्सक्रूशिएटिंग नाम्स, बस मोर को काट दें, मोर को काट दें। ये जुमला इस तरह करेक्ट हो सकता है। क्लियर है? अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि हमने ऊपर जो सेंटेंस पढ़ा पहला वाला, उसमें हमने देखा कि हैविंग बीन प्लस जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल भी लग सकता है, पर हैविंग बीन का है तो ये पैसिव में हो जाता है, तो हम इसको पास्ट पार्टिसिपल ही लगाएंगे। इसके अलावा प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें जो ना लग भी नहीं सकता, हैविंग का जो स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि तीन चीज़ें ये बताता है। कौन सी चीज़ें बताता है? इसमें ये बताता है कि काज इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, काज इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है। एक चीज़ काज इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है, दूसरा क्या बताता है, इसमें बताता है कि आपका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता है। आपको क्या देता है? बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। मसलन कि आप पहले जुमला मैंने क्या बताया कि भाई मैंने इंटर होते ही किसको देखा? बिल्ली को देखा। हैविंग इंटर्ड द रूम, सही है, हैविंग इंटर्ड द रूम आई सा अ कैट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे हैविंग इंटर पहले ही बता रहा है, इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि दाखिल होते ही मैंने देखा, दाखिल होते ही क्या देखा? बिल्ली को देखा। इस तरह कि पहले ही जो है ना आपका क्या बताएगा, ये पैसिव में खास करके बात कर रहा है, ठीक है। इंडिकेट करेगा कंप्लीट एक्शन, पूरा मुकम्मल एक्शन की बात करेगा। बिफोर अनदर एक्शन, बिफोर अनदर, दूसरे अमल से पहले कोई अमल बताएगा कि पूरा हो चुका है। तीन चीज़ें बताएगा हैविंग बीन। कौन सी चीज़ें? एक तो काज इफेक्ट काज इफेक्ट रिलेशनशिप बताएगा, दूसरा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देगा, और कंप्लीट एक्शन बताएगा, बिफोर एंड अदर एक्शन की बात करेगा। आगे बढ़ते हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए हम पंक्चुएशन पे आते हैं। पंक्चुएशन क्वेश्चन नंबर 5A है पंक्चुएशन का, उसको हम सवाल करने की कोशिश करते हैं। अब कह रहा है इन पाकिस्तानी फोकलोर हीर रांझा सोनी माहीवाल एंड सस्सी पुनू आइकॉनिक टेल्स ऑफ स्टार क्रॉस लवर्स। अब स्टार क्रॉस लवर्स को इसकी मीनिंग पता है क्या है? इसकी मीनिंग बड़ी खूबसूरत है। स्टार क्रॉस लवर को कहते हैं हम वो लवर्स जो कि जिनकी मतलब कि ना नसीब में जो है ना वो मौत लिखा हो, ट्रेजिडी लिखी हो, ऐसे लवर्स जो है ना वो जिनकी क्या लिखा हो कि किस्मत में मौत लिखा हो, ट्रेजिक लवर्स। अब समझते हैं इसको पंक्चुएशन को। अब हमने देखना है पंक्चुएशन को। इन पाकिस्तानी फोकलोर, पाकिस्तानी फोकलोर के बाद काम आएगा हीर रांझा। हीर रांझा एक अलग अल्फाज है, इसको कामा देंगे। सोनी माहीवाल कामा देंगे, एंड के पहले कामा आएगा, ऑक्सफोर्ड कामा यहाँ पे आएगी, ठीक है। उसके बाद एंड सस्सी पुनू जो है ना, एंड सस्सी पुनू आए आइकॉनिक टेल्स ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स, यहाँ तक ऐसे ही रहेगा। फिर आगे जैसे ही बढ़ते हैं हम, दीज स्टोरीज डीपली रूटेड, ये दीज स्टोरीज डीपली रूटेड, ठीक है,
डीपली रूटेड दीज स्टोरीज़ के बाद जो है हमें आएगा कामा, उसके बाद डीपली रूटेड इन ट्राइबल कनेक्शंस, यहाँ पे फिर कामा आएगा। सर्व एज एलेगरीज एंड कमेंट्रीज ऑन स्पेशल एलेगरी के बाद यहाँ पे एंड पे कामा, एंड से पहले कामा आएगा। कमेंट्रीज ऑन द स्पिरिचुअल एंड रोमांटिक लव, यहाँ पे आपका आएगा यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप आएगा, यहाँ आपका आएगा दे एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्स, हाँ फुल स्टॉप दे दें यहाँ पे, फिर आप टी को बड़ा कर दें। यहाँ आप अगर इसको सेमी कॉलन भी दे सकते हैं पर फुल स्टॉप दे दें ताकि कॉम्प्लेक्सिटी को आप कॉम्प्लिकेशंस को आप अवॉइड करें। दे आगे बढ़ते हैं। दे एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन इमोशंस के बाद आपका कामा आएगा, ठीक है। द ट्रायल्स ऑफ लव के बाद आपका कामा आएगा। ये क्योंकि फ्रेजेज हैं, इनको अलग सेपरेट करना पड़ेगा हमें। एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ स्पिरिचुअल एलिवेशन एलिवेशन यहाँ पे आपको फुल स्टॉप देना चाहिए क्योंकि आगे आपका द बड़ा आ रहा है, कैपिटल में आ रहा है। द थीम्स ऑफ ट्रायल के बाद कामा आएगा। वो थीम्स जो ट्रायल के थीम्स होते हैं ना, इनमें ट्रायल होता है। ट्रायल क्या होता है? इनमें इनको आजमाइश में डाला जाता है। ये लव स्टोरीज़ वो हैं जिनको आजमाइश में डाला जाता है। थीम्स ऑफ ट्रायल इमोशनल एंगुश क्या होता है? जज्बाती गुस्सा, इमोशनल एंगुश, जज्बाती गुस्से के बाद क्या आएगा? कामा आएगा। फिर आपका अगर सेपरेशन के बाद कामा आएगा। एंड एक्सपल्जन फिर आएगा। एक्सपल्जन के बाद कामा आएगा क्योंकि आगे आपका सिलेबल टूट रहा है। रिजल्टिंग इन द मोरल पॉलिशिंग, जो कि नतीजा बन रहा है किसमें? मोरल पॉलिशिंग ऑफ द लवर्स की मोरल पॉलिशिंग हो रही है, इखलाकी तरबियत हो रही है। फिर कामा आएगा लवर्स के बाद कामा आएगा। टाइमलेस एंड यूनिवर्सल, फिर क्या होगा? टाइमलेस एंड यूनिवर्सल के बाद आपका आएगा फुल स्टॉप। फिर हीर रांझा की एपिक टेल पेंड लिखा गया, पेंड बाय वारिस शाह जिसको आप कहते हैं ना, वारिस शाह इज़ द मास्टर पीस ऑफ पंजाबी लिटरेचर, जो कि है मास्टर पीस है किसका? पंजाबी लिटरेचर का, ठीक है। बाद में आपका क्या आएगा? आपका आएगा देश, ठीक है, देश आएगा जो कि थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको। फिर आएगा अ टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ लव, जो कि क्या है? एक सबूत है किसका? प्यार की ताकत का। टेस्टामेंट मतलब सबूत। टू द पावर ऑफ लव किसका? प्यार की ताकत का, ठीक है। टू ट्रांजेंट मोरल बाउंड्स, ट्रांजेंट मतलब कि अपनी शक्ल बदल देना, अपनी जो है रूहानी शक्ल में आ जाना, अपने स्पिरिचुअल ख्यालों में चले जाना, कि मोरल बाउंड्स को वो क्या करे? वो ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांजिट कर जाए। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। पंक्चुएशन इस तरह करेंगे आपको। पंक्चुएशन यहाँ पे आपको क्लियर है? तो इस तरह पंक्चुएशन होगी। आप आगे बढ़ते हैं कि भाई बी नंबर पे आते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन को हम फिल करते हुए आप रीराइट करें। कैसे रीराइट करेंगे? सबसे पहले मैसिव लैंडस्लाइड टम्बल का मतलब क्या होता है? फॉल डाउन। टम्बल का मतलब क्या होता है? फॉल डाउन। हम पिछले टाइम भी किया था। टम्बल का मतलब फॉल डाउन, ठीक है। वैली बिलो ब्लॉकिंग द रिवर एंड काजिंग वाइड स्प्रेड फ्लडिंग दैट डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड हैबिटेट्स। अब टम्बल्ड का जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, टम्बल एज अ वर्ब, यहाँ पे इसका आएगा टम्बल्ड इनटू। भाई लैंडस्लाइड ने टम्बल्ड इनटू किया वैली में, जो जो नदी चल रही थी उसमें पानी में उसको ब्लॉक कर दिया, उसको अंदर चले गया, वो सारी टकरी गिर गई अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ? रिवर ब्लॉक हो गया और फ्लड्स आ गए और जिसने क्रॉप और हैबिटेट को तबाह किया। समझ रहे हैं? हालांकि टम्बल्ड हमने पढ़ा था, टम्बल्ड डाउन भी हो सकता है, टम्बल्ड जो आउट भी हो सकता है। काफ़ी टम्बल के साथ काफ़ी जो है टम्बल जो है ना फ्रेजल वर्ब है, इसके साथ काफ़ी जो है ना प्रीपोजिशंस लग सकते हैं। द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग अरेंज मैरिज रेज्ड, जो आपके जो तजाद जो था इर्द गिर्द, किसके इर्द गिर्द? अरेंज मैरिज के हवाले से रेज्ड, किसको रेज किया? विद इन पाकिस्तानी कम्युनिटी। अगेंस्ट भी हमने कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट भी हो सकता है, रेज अगेंस्ट भी हो सकता है, पर यहाँ पे विद इन ज़्यादा सूटेबल लग रहा है कि भाई जो कि तजाद था अरेंज मैरिज के हवाले से पाकिस्तानी कम्युनिटी में, उसने क्या किया? अंदर क्या किया? उसमें गुस्सा पैदा किया। विद सम arguing that it was a vital part of their cultural heritage while others saw it as a form of oppression।
कह रहा है कि उसने गुस्सा तो पैदा किया पाकिस्तान कम्युनिटी में। कुछ का ये कहना था, कुछ का ये बहस मुबाहिसा था कि ये एक अहम हिस्सा है उनके सकाफ़ती हेरिटेज का। हालांकि दूसरे इस बात को देख रहे थे कि यार वो एक शक्ल है किसकी, इस्तिसाल की, ऑपरेशन की। तो यहाँ पे विदिन ज़्यादा बेहतर लगेगा, अगेंस्ट भी लग सकता है पर विदिन ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। एज शी रेड द पोएम, जैसे ही उसने क्या पढ़ा, शेर पढ़ा, द सटल सिम्बोलिज्म एंड मेटाफर विस्पर्ड, जो आपका सिम्बोलिज्म था और मेटाफर से उसने क्या किया, आवाज़ दी। ठीक है, दे सरफेस ऑफ द वर्ड्स अवेकनिंग अ डेप्थ ऑफ इमोशंस विद इन हर। क्या विस्पर्ड क्या किया, विस्पर्ड आप यहाँ पे दो अल्फाज लग सकते हैं, एक तो टुवर्ड्स हो सकता है या टू हो सकता है, टू या टुवर्ड्स दोनों लग सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। टू, विस्पर्ड टू द सरफेस, टुवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ वर्ड्स अवेकनिंग अ डेप्थ ऑफ इमोशंस विद इन हर। ठीक है, विस्पर्ड थ्रू होगा ना, नहीं ये टू नहीं होगा, यहाँ पे थ्रू होगा, विस्पर्ड थ्रू होगा, यहाँ पे टू नहीं होगा, कि उसके ज़रिए, किसके ज़रिए, सिम्बोलिज्म और मेटाफर्स के ज़रिए विस्पर किया, थ्रू द सरफेस। ठीक है, थ्रू द सरफेस ऑफ वर्ड्स के जो ऊपर से उसने क्या किया, आवाज़ दी। अवेकनिंग डेप्थ, क्या उसने जगाया, डेप्थ ऑफ इमोशंस विद इन हर, उसमें जज्बात अपनी जो है ना गहराई जज्बात की क्या किया, जगाई। इसी तरह नंबर 4 पे आते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद और द वननेस ऑफ गॉड लाइज। अब लाइज देश, द वेरी फैब्रिक ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी वेविंग टुगेदर द इंट्रिकेट थ्रेड ऑफ फेथ, रीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पे अक्सर आपने सुना होगा एट द हार्ट, क्या सुना होगा, एट द हार्ट सुना होगा, एट द हार्ट, ये फिक्स्ड फ्रेज है, एट द हार्ट, सही है। शी लाइज एट द हार्ट, इस तरह है ना, मतलब कि वो जगह एट द हार्ट ऑफ यहाँ पे लाई करता है, कि मतलब कि जो है ना इस्लामाबाद लाइज एट द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, मसलन इस यहाँ पे एट आएगा, एट द फैब्रिक ऑफ, ये फिक्स्ड है, एट द फैब्रिक आएगा, इन नहीं आएगा, लाइज इन, हालांकि लाइज इन भी उठाता है, पर यहाँ पे एट जो है एट द वेरी फैब्रिक ऑफ द, ये क्या होता है, इस्लामिक थियोलॉजी, ये कॉन्सेप्ट है। असल में क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है तौहीद का, जहाँ खुदा के जो वादानियत का कॉन्सेप्ट है, वो वेरी फैब्रिक ऑफ द इस्लामिक थियोलॉजी जो है ना, इस्लामी जो फ़लसफ़ा है उसकी क्या है, रीढ़ की हड्डी है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए आपने यहाँ पे 8 लगाना है। 5 नंबर, सोशल मीडिया स्क्रॉल्ड एंडलेसली, देश हर डेली लाइफ, हर अटेंशन स्पन श्रिल्ड, लिविंग हर विद द परपेचुअल सेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन। यहाँ पे स्क्रॉल्ड थ्रू आएगा, स्क्रॉल हम जो सोशल मीडिया को स्क्रॉल डाउन भी करते हैं, स्क्रॉल थ्रू भी करते हैं, तो यहाँ पे स्क्रॉल्ड थ्रू हर डेली लाइफ होगा। ठीक है, यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं, छठा जो है उसको देखते हैं, पावर कंसोलिडेटेड। अब यहाँ पे पावर कंसोलिडेटेड है ना, वो आएगा आपका इन द रूलिंग एलीट, पावर कंसोलिडेटेड। अब यहाँ पे बड़ी बात ये कि ये इसने ऐसा सेंटेंस दिया है सीएसएस में जो कि जुमला तो बन ही नहीं रहा। कैसे जुमला बन रहा है, पावर कंसोलिडेटेड, क्या कंसोलिडेट किया पावर ने। अब यहाँ पे आप कोई भी प्रीपोजिशन लगाओ, थ्रू रूलिंग एलीट लगाओ, साइलेंसिंग डिसेंट लगाओ, तो जुमला तो बन ही नहीं रहा। तो अब उसने दिया फ्रेज, उसने एडजस्ट किया कि अब यहाँ पे प्रीपोजिशन को एडजस्ट करो। यहाँ पे जो है पावर कंसोलिडेटेड थ्रू भी लग सकता है, हालांकि थ्रू रूलिंग एलीट, पावर कंसोलिडेटेड थ्रू रूलिंग एलीट, जहाँ इन रूलिंग एलीट भी हो सकता है, बाय रूलिंग एलीट भी हो सकता है, क्योंकि पता नहीं अब मीनिंग कहना क्या चाह रहा है। ये मीनिंग कहना क्या चाह रहा है कि उसने पावर जो कंसोलिडेट किया, पावर जो उसको क्या किया, कंसोलिडेट किया, अपने हाथों में लिया। किसने लिया, एलीट, रूलिंग एलीट के ज़रिए लिया, रूलिंग एलीट के हाथ में आया, या रूलिंग एलीट के बाय से लिया, मतलब उसकी हेल्प से लिया। फिर उसने क्या किया, साइलेंसिंग डिसेंट को क्या किया, साइलेंस किया, पावर जैसे कंसोलिडेट होगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां, हर ऑनलाइन पर्सोना लीन के साथ हमेशा टूवर्ड्स लगता है, लीन के साथ हमेशा टूवर्ड्स लगेगा, लीन टूवर्ड्स, समझ रहे हैं कि चाइना, ईरान इज़ लीनिंग टूवर्ड्स चाइना, समझे, लीनिंग मतलब उसकी क्या है, हमदर्दियाँ, उसकी झुकाव उस तरफ है। पाकिस्तान
इज़ लीनिंग टुवर्ड्स चाइना, इज़ लीनिंग मोर टुवर्ड्स चाइना ज़्यादा आफ्टर द वार विद इंडिया। इंडिया की जंग के बाद, इंडिया से जंग के बाद पाकिस्तान ज़्यादा झुकाव दिखा रहा है चाइना की तरफ के, उसके साथ और टेक्नोलॉजी हासिल करके उससे और इंडिया को आगे मुस्तकबिल में हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इस तरह की बात, मतलब कि लीन जो है ना वो टुवर्ड्स होता है, आप झुकाव। थीम्स ऑफ लव, लॉस एंड लॉन्गिंग, कौन से थीम्स? प्यार के, लॉस के, ठीक है, खसारे के, लॉन्गिंग। लॉन्गिंग क्या होता है? लॉन्गिंग ख्वाहिश, लॉन्गिंग मीन्स ख्वाहिश। लॉन्गिंग वो क्या होता है? वो होता है वेव का पास्ट सेकंड फॉर्म, जिसको हम कहते हैं क्रिएट फैब्रिक, ठीक है। देश गालिब्स वर्सेस क्रिएटिंग अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ इमोशंस, रिच टेपेस्ट्री ऑफ इमोशन, कि यहाँ पे जो वो वेव का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। कह रहे जो थीम्स ऑफ लव, लॉस एंड लॉन्गिंग है, उसने क्या किया? पैदा किया। क्या पैदा किया? थ्रू गालिब के वर्सेस के थ्रू। क्या पैदा किया? थ्रू गालिब्स वर्सेस क्रिएटिंग, क्या पैदा करते हुए? रिच टेपेस्ट्री ऑफ इमोशंस, जज्बात के, कौन से जज्बात के? अमीर तरीन ख्यालात और उनके जज्बात पैदा किए अंदर। ये था आपका प्रीपोजिशन वाला पार्ट। 3 पार्ट हमने किए आज, ठीक है। इसी तरह मैंने जो ना पिछला जो आपको ये पढ़ा है, इसके एग्जांपल्स आपको नहीं दिए थे हैविंग बीइंग के। हैविंग बीन जो है ना पैसिव में है, इसको आप हमेशा सेंटेंस अगर लिखना चाहें तो ये इस तरह लिख सकते हैं, हैविंग बीन रिटन बाय रिनाउंड ऑथर द बुक बिकेम अ बेस्ट सेलर। अब यहाँ पे बीन जो है ना वो क्या है? बीन शो कर रहा है कि ये पैसिव में स्ट्रक्चर यूज है। हैविंग बीन डिलेड द फ्लाइट फाइनली टुक ऑफ, इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं हैविंग बीन लगा के। थर्ड फॉर्म लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। हैविंग बीन एजुकेटेड अब्रॉड, बाहर पढ़ते हुए, शी हैड अ यूनिक पर्सपेक्टिव, उसका क्या है? एक अलग ही क्या है? उसका पर्सपेक्टिव है, उसका जाविया है। तो ये 3 सेंटेंस आप इसको देख के इस तरह के स्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो एस्से में बड़ा हेल्प करेंगे। ये स्ट्रक्चर एस्से में आपकी मयार, आपका जो है ना कैलिबर ज़ाहिर करेंगे कि आप किस तरह के राइटर हैं, आप किस तरह के कैलिबर के आप जो कैंडिडेट हैं। तो इंशाल्लाह अगला जो हम जो पोर्शन करेंगे, अगला इंशाल्लाह 2024 के पास्ट पेपर्स जो है ना वो इंग्लिश वाला पोर्शन करेंगे। इस तरह के पोर्शन जो, क्योंकि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ये चीज़ें आ रही। अगर आपको और कोई मतलब कि लेक्चर चाहिए तो कमेंट में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, इंशाल्लाह उस पर भी लेक्चर करेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।